कर रहा था किसकी, कि m बराबर जो है वो एच डैश बाई एच है। ठीक है, तो एच डैश बाई एच है, तो वहां से अपन एच डैश देखोगे तो वो कितना है, ए डैश बी डैश है, और डिवाइड बाई ये ए बी है। तो इसकी वैल्यू जो आ रही थी यहाँ से अगर देखें, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी, तो इसकी वैल्यू डिस्टेंस के टर्म्स में जो आ रही थी वो क्या आ रही थी, बी डैश पी डिवाइड बाई बी पी आ रही थी। तो उसको कन्वर्ट करोगे तो बी डैश डी डिवाइड बाई बी पी। तो यहाँ से मेरा कन्वेंशन के हिसाब से देखोगे तो ए डैश बी डैश क्या होगा, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ मतलब माइनस एच, और माइनस एच डैश, और ये क्या है ऊपर की तरफ है तो प्लस एच, और इजिकल टू इधर कितना, इधर आ जाएगा बी डैश पी, ये है माइनस वी, और ये कितना है माइनस यू। तो यहाँ से क्या आया, ये एच बाई एच डैश जो आया, ये माइनस माइनस इधर से कट गया, और फाइनल फॉर्मूला बन गया एच डैश बाई एच बराबर माइनस वी बाई यू आ गया। और यहाँ से रिजल्ट ये आ गया कि m इज इक्वल टू जो एच डैश बाई एच डैश होता है वो आ गया माइनस वी बाई यू। तो दिस इज आवर रिजल्ट मैग्निफिकेशन का। तो देखो ये दो प्रूफ, वैसे तो मैं अगेन में रिपीट कर रहा हूँ बेटा, इस प्रूफ के आने के चांस कम है, बट फिर भी हम इसको करना जरूरी है, क्योंकि हम इसको बिल्कुल ऐसे नकार नहीं सकते कि हाँ भाई बिल्कुल आएगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है भाई, आगे बढ़ूँ अब मैं। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। अब देखो इसके क्वेश्चंस जो है उसको जरा देखते हैं कि जो मिरर है स्फेरिकल मिरर, इन पे क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। देखो पता है मैग्निफिकेशन बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। देखो जो मैग्निफिकेशन है ना, ध्यान से समझना इस बात को, कि अगर जैसे कि ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा मिरर है, अब तुमने कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा था उसको ऐसे लंबा कर दिया, मान लो इमेज ने ऐसे, तो इसको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, और इसी का आपने फॉर्मूला निकाला है अभी, जो निकाला है m बराबर माइनस वी बाई यू। पर अगर तुम देखोगे किसका, अगर हम बात करें कि ऐसा अगर हो कि ऐसा इमेज है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेटा पड़ा हुआ है ऐसा, तो इसकी इमेज हो सकता है कैसे भी कहीं बन रही हो, मान लेते हैं कि इधर बन रही है लेटर से। अब ये मान लेते हैं L1 लंबाई है, जैसे कि ये अगर h होता है ये h डैश होता है, तो ट्रांसफर मैग्निफिकेशन का लॉजिक होता है कि भाई m बराबर एच डैश बाई एच, कि भाई जो फाइनल हाइट है, पर नोटिस करो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है जो भी चेंज आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि मान लो ये ऑब्जेक्ट था और इसकी लंबाई L1 थी, और बाद में इमेज की लंबाई L2 निकली, पर ये लेटा हुआ है ऑब्जेक्ट, कैसा है इस बार, लेटा हुआ ऑब्जेक्ट है। तो लेटे हुए ऑब्जेक्ट के केस में पता है अपन क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, जैसे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, ऐसी ये चीज क्या हो जाती है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है L2/L1। अब देखो जब ये स्मॉल होता है कंपटीशन में इसका हम फॉर्मूला भी निकालते हैं, बट यहाँ पे अपने बोर्ड के हिसाब से ऐसा तो नहीं है। बट तुमने देखा होगा एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है फोन वाला, एग्जांपल नंबर सेकंड। सब लोगों के पास एनसीईआरटी है अभी, बोलो भाई, एनसीईआरटी है ना। हाँ सर। हाँ, तो देखो उसमें निकालो हाँ सर। एग्जांपल नंबर सेकंड, निकालो सेकंड एग्जांपल। उसमें देखो एक फोन बना हुआ है, और देखो फिर फोन का एक डिस्टॉर्टेड फिगर है, दिख रहा है सबको, दिखा भाई, ऐसा कुछ है ना, देखो कि ऐसे एक मिरर दिया हुआ है, फिर यहाँ पे एक फोन बना रखा है ऐसा, यूं ऐसे करके। ठीक है, और फिर इधर इसकी जो इमेज बना रहे हैं वो ऐसी बना रहे हैं, ये कुछ ऐसी इस टाइप से ऐसा दिया हुआ है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा इमेज है। ये समझ में आया ये कैसे बनाई, इसको समझना ध्यान से ना। तो देखो ये जब ऑब्जेक्ट ऐसा होता है परपेंडिकुलर, तो क्या होता है अपन पॉइंट का व्यू ले लेते हैं और उसके हिसाब से वी निकल के आ जाता है। पर इसमें जब ऑब्जेक्ट को लेटा दिया, खड़ा नहीं करा, लेटा दिया, किसके अलाउंग लेटा दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग, तो बेसिकली क्या चीज होती है पता है, फिर इसमें एक एक दो तीन चार ऐसे बहुत सारे देखा जाए तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बन गए, और फिर उन सबकी बहुत सारी इमेज बनी, ऐसा तुम इमेजिन कर सकते हो। तो इसको निकालने का एक ही तरीका है ऐसे केस में अगर क्वेश्चन फंस जाए तो, कि एक एक इनिशियल वाला लो, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट जो लेटा हुआ है उसका एक कोना और दूसरा कोना, इसको जैसे तुम लोगे एक ऑब्जेक्ट लेके, जैसे कि तो ये लंबाई अपनी हो जाएगी u1, इसके करस्पॉन्डिंग निकाल लो v1। अब क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो जस्ट उल्टा बन रहा है, कहीं और रखा होता तो कहीं और बनता।
फिर जैसे कि दूसरा तुम ले लो U2, तो उसके रेस्पेक्ट में बन जाएगा तुम्हारा V2। तो इस तरह से तुम्हें समझ में आता है कि भाई क्या लंबाई वाला ऑब्जेक्ट बन रहा है। समझ में आया? थोड़ा लॉजिक मुझे समझाना था कि ये कैसे बन रहा है। बाकी इसकी जो कंप्लीट मैथ्स ज़्यादा तो कंपटीशन में आती है, तो वो अभी अपन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं इसका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की। बस इतना समझ जाओ, इतना एनसीईआरटी में भी इंट्रोडक्शन टाइप दिया है, एग्जाम्पल में इसलिए बता रखा है कि भाई क्या चीज़ होती है ये। बताओ भाई, क्लियर है सबको, हाँ या ना? बोलो बेटा। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, इसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मिरर, अब अपना जो स्फेरिकल मिरर है वो वाला रिफ्लेक्शन खत्म हो गया। अब टीआईआर और वो करेंगे अपन। पर वो करने से पहले तुम लोग क्या चाहते हो, थोड़ी बहुत क्वेश्चन में साथ साथ प्रैक्टिस कराते जाऊं, या फिर शीट दे दूं उसको डिस्कस करें, कैसे करना है बताओ? जैसे कि 3 क्लास में ही तुम जल्दी खत्म करना चाहते हो क्या पूरा चैप्टर, जो इस हफ्ते अपने को 3 क्लास मिलेगी ना, हाँ सर। वही चाहते हो ना? तो फिर एक काम करो, मैं जैसे तुम पढ़ाते जाता हूँ, फिर तुम्हें शीट दूंगा एक, उसको तुम कर लेना, वो बोर्ड के हिसाब से ही रहेगी। ठीक है? और उसको पूरा कंप्लीट कर लेना, और उसका डिस्कशन अपन बीच में कर लेंगे। ठीक है? तो फिर अपना जितना हो सके पूरा कवर हो जाएगा ये। अदरवाइज क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ तो फिर देखो टाइम लगेगा, काफी बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है? तो फिर स्किप कर दूं ये वाले फॉर्मूले के क्वेश्चन? कौन से वाले? 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f, और m इजिकल टू माइनस v/u। इन पे खूब सारे क्वेश्चन होते हैं अच्छे खासे। स्किप कर दूं उसको या कराऊं एक दो? बोलो। सर सर एक दो बस, ज्यादा नहीं एक दो इससे। करा देते हैं, चलो एक दो करा देते हैं, ठीक है चलो, है ना? तो चलो एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन कराते हैं चलो। सुनो, एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है? उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है 24 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि हाउ फार इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ठीक है? इफ एन इमेज इज फॉर्म्ड, इफ एन इमेज इज फॉर्म्ड एट, पहला पार्ट, वर्चुअल एंड 3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है? इसके 3 पार्ट है, एक दो मैं करता हूँ, एक तुम खुद ट्राई करना अभी। बताओ, जैसे ये वाला मुझे बोल दिया, पहला पार्ट अब मैं बता करके बताता हूँ तुमको क्या क्या दिया है इन्होंने। देखो, बोल रखा है कि भैया एक कॉनकेव मिरर है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, और इमेज कैसी बना रहे हैं अपन? वर्चुअल बना रहे हैं। तो अब पूछा मुझे यू है, मैग्निफिकेशन जो होता है बेटा, उसको मैं 3 लिखूं या -3 लिखूं, ये कौन बताएगा मुझे? बताओ बेटा। 3 times मतलब यही है कि H2/H1 3 है, पर -3 लिखूं या +3 लिखूं, कौन समझाएगा मुझे? बोलो भाई। सर माइनस। -3 लिखूं, अच्छा। देखो बेटा ध्यान देना, अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा है सीधा और इमेज उल्टी बनती है, तो उस केस में मैग्निफिकेशन आता है नेगेटिव। पर अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज भी सीधी बनी, तो उस केस में इमेज मैग्निफिकेशन आता है पॉजिटिव। क्योंकि कन्वेंशन क्या बोलता है? कन्वेंशन ये बोलता है कि भाई अगर क्या बोलते हैं, दोनों ऊपर है तो दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है। पर अगर एक इमेज उल्टी बनी है तो दिस अपॉन दिस आएगा नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्योंकि वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल जो होती है वो इरेक्ट तो होती ही है हमेशा, भाई वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होगी, इसीलिए यहाँ मुझे प्लस लेना पड़ेगा। बोलो भाई, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से बोल हाँ दो। ठीक है, बहुत हाँ बढ़िया। सर। तो मतलब एक रिलेशन तो मेरे पास यहाँ पे आ गया कि भैया -v/u जो है ना, वो कितना आ गया? +3 आ गया। और फोकल लेंथ जो है वो r/2 तो होती ही है। ठीक है? तो मैं फोकल लेंथ यहाँ पे +12 लिखूं या -12 लिखूं? बोलो भाई। फोकल लेंथ क्या लिखूं, +12 और -12? भाई कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है? और कॉनकेव मिरर को ही हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि कन्वर्ज करता है माइनस रेस होगा। को। तो इसके पोल से सारी चीज नापी जाती है। इसका फोकल लेंथ कहाँ होता है? यहाँ होता है फोकस। तो पोल से नापोगे, -12। लाइट तो ऐसे आती है, तो पोल से नापने के लिए अभी मैं ऐसे जाऊंगा ना उल्टा,
तो प्लस एफ लूंगा या माइनस एफ लूंगा? बोलो भाई। माइनस। माइनस। तो इसको भी माइनस माइनस को लेना पड़ेगा। इसी की वजह अगर कॉन्वेक्स होता तो उसका जैसे फोकल लेंथ यहाँ पे है, तो इसका पोल इधर है, लाइट ऐसे जाती है और नापने भी तुम इधर ही जाओगे, तो इसके केस में इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इसलिए पॉजिटिव बोलते हैं। और पॉजिटिव फोकल लेंथ मतलब कन्वर्जिंग। ऐसे ही इसकी फोकल लेंथ क्या बोलते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ पे नेगेटिव है फोकल लेंथ। कन्वर्जिंग तो मतलब खैर ये है कि रेज को कन्वर्ज करता है, फोकल लेंथ वाले डायग्राम में हमने देखा भी है। इस केस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी भाई, इस केस में फोकल लेंथ हो जाएगी पॉजिटिव, और इसको बोल देंगे हम डाइवर्जिंग। ये कैसा है, डाइवर्जिंग है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। क्लियर है बेटा? जल्दी से बोल दो, फास्ट। हाँ सर। ठीक है भाई। अब मेरे पास अब लगाए थे मेरा फॉर्मूला। मेरा फॉर्मूला क्या है भैया कि 1/v प्लस 1/u क्या होता है, 1/f होता है। मुझे u निकालना है, तो एक काम करता हूँ, v मैं यहाँ से निकाल के डाल देता हूँ। v बराबर मेरा आ रहा है -3u आ रहा है, इसमें डाल देता हूँ। तो 1/-3u, और क्योंकि u निकालना है ना, और दिस इज इक्वल टू कितना, -12। सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/u यहाँ से कॉमन ले लो, 1 - 1/3 हो गया, ये हो गया 2/3, ये हो गया -1/12, 3 से काट दिया 4, तो u यहाँ से कितना आ गया, -8। तो ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे है, ये हमारा अगर मिरर है तो ऑब्जेक्ट इससे 8 दूरी पे, नेगेटिव आया, आना भी चाहिए क्योंकि ये इससे इधर है। बताओ भाई, सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बोल दो। हो गया सर। हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तुम करोगे फटाफट से, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। रियल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। करो। कर रहे हो ना सब लोग ट्राई? बोलो भाई। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर। कर रहे हैं, ठीक है, करो जल्दी से। सर 16 सेंटीमीटर। क्या आंसर आया प्रखर, एक बार तेज बोलना थोड़ा। 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी लोग बताओ भाई। सर -16 होगा। हाँ, -16 आना चाहिए, सही बात है। ठीक है, क्योंकि वो रियल ऑब्जेक्ट है। प्रखर या तो तुम वो मॉड बता रहे होगे, ठीक है, पर समझना बस सेम वही अप्रोच है, बहुत सिंपल है, आई होप सबने कर ही लिया होगा। एम की वैल्यू देखो -3 डाल दो इसमें, क्योंकि रियल है, रियल है मतलब उल्टी है, तो -3 डाल दो। बाकी फिर वही सेम, -v/u इज इक्वल टू -3। और यहाँ से डालोगे फॉर्मूले में, तो इस बार क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 3u आ जाएगा, तो 1/3u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f कितना, -12। तो यहाँ से डाला, तो ये कितना आ गया, ये इधर -12 डाला, 1/u कॉमन ले लो, तो 1 + 1/3 कितना हो गया, 4/3 हो गया। और इधर से आ गया -1/12, 3 से काटा 4, ये u है और ये 4 है, कंफ्यूज मत होना, ऐसा 4 है ना। इधर से 3 से काटा, ये 4 आ गया, तो इधर से u कितना आया, u आया -16। क्लियर है भाई सबको, हाँ या ना? जल्दी बोलो। हाँ सर। है ना? अब थर्ड पार्ट और करो, मतलब ऑब्वियसली बात है, वही सेम चीज है, पर इस बार क्या है,
ऑब्जेक्ट इधर, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, कितनी दूरी पे पड़ा है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, 60 सेंटीमीटर की दूरी, 16 सेंटीमीटर की दूरी पे पड़ा है। ओके, थर्ड पार्ट करो अब। थर्ड पार्ट क्या है इसका, कि भाई रियल है एंड 1/3 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये करो, इसमें क्या आ रहा है आंसर? -48 सेंटीमीटर। कितना कितना? माइनस -48। 48। हाँ सही है। तो अब समझ गए ना तुम लोग? इसमें आ जाएगा -48। सेम वही है, इस बार m कितना लोगे, -1/3 लोगे। फिर वही सेम चीज कि -v/u इज इक्वल टू कितना, -1/3। तो यहाँ से v कितना आ रहा है, माइनस माइनस कट गया, u/3 तो डाल दोगे। तो 1/v जगह डालोगे u/3, तो 3 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, और प्लस इधर 1/u इज इक्वल टू 1/-12। तो यहाँ से अगर 1/u कॉमन ले लिया तो 3 + 1/3 आ गया, इधर 3 + 1 4 आ गया, और इधर कितना -1/12। तो यहाँ से u कितना आ गया, u आ गया -48। सिंपल है, आई होप सबको क्लियर होगा। कभी कभी देख लो, वैसे तो आंसर निगेटिव ही आता है u का, पर एक केस ऐसा होता है जिसमें u पॉजिटिव आ जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जानते हो क्या बेटा ये चीज क्या होती है? बता देता हूँ, देखो सुनना ध्यान से। ये एक स्पेशल केस है। ये पता है कब आता है, कि मान लो वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझना, कि जैसे कि अगर ऐसी रेज आ रही हैं, ऐसा मिरर है और ऐसी रेज आ जाएं, ठीक है, जो कि अगर मिरर नहीं होता तो यहां मिलती, तो अगर मिरर नहीं होता, देखो यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है अगर ये जो ओ पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये वो पॉइंट है इधर, तो अगर ये मिरर नहीं होता तो यहाँ मिलती, तो ये इसको और कन्वर्ट कर देगा और कुछ ऐसा इमेज बना देगा। तो इस वाले केस में इसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब बोलते हैं, जब कन्वर्जिंग बीम आती है। ध्यान देना, एक स्पेशल केस है ये, कभी कभी किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन फंस जाता है तो कंफ्यूज मत होना। बाकी इसके अलावा हमेशा यू नेगेटिव रहता है। 10th तक तो तुमने सुना होगा हमेशा कि यू नेगेटिव होता ही है, क्योंकि वहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसी चीज सिखाते नहीं है। अब तुम 12th में आ गए हो तो तुम समझो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी आ सकता है कभी किसी क्वेश्चन में। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब आएगा, जब यू पॉजिटिव हो जाएगा और कन्वर्जिंग बीम होगी। ये बात मेरी यहाँ तक सबको क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ सर। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप स्फेरिकल मिरर की बाकी चीजें तुम कर लोगे, ठीक है। और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और बाकी मैं तुम्हें जो दूंगा वो करना, है ना। और आगे बढ़ते हैं फाइनली। अब आते हैं टीआईआर पे। अच्छा, टीआईआर से पहले, अच्छा वो रिफ्रैक्शन का एक सिंपल पहले प्रिंसिपल समझ लेते हैं, फिर टीआईआर डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हमारे यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है। ये छोटा पार्ट था, रिफ्रैक्शन काफी बड़ा पार्ट है इसमें। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मीडियम है, तो समझते हैं रिफ्रैक्शन। पहली बात तो रिफ्रैक्शन बोलते कब है, जब लाइट एक रे से दूसरे रे में जाती है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, पहली चीज। फिर इसके अंदर आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे बाकी सब है ऐसे ही यहाँ पे भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं भाई। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या होते हैं भाई? सबसे पहला तो ये सेम वैसे ही कि जैसे कि पहली बात तो ये मीडियम है, मान लो इधर एक मीडियम 1 है और इधर एक मीडियम 2 है, और यहाँ हमारा नॉर्मल रहता है।
तो तुम्हें पता है रिफ्रैक्शन कैसे होता है भाई, इधर से रे आती है ऐसे, और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और अगर हम ये रेयर मीडियम में मान लेते हैं और लेट अस से ये डेंसर मीडियम है, तो ये लाइट थोड़ा मुड़ जाती है, ठीक है। तो जो लाइट मुड़ जाती है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, पहली चीज, ठीक है। ऐसे लाइट मुड़ जाती है और इसका हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये तो नॉर्मल है ही हमेशा की तरह, एंड दिस इज एज वी नो इंसिडेंट रे, एंड दिस इज व्हाट, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो दूसरा, पहला स्टेटमेंट तो यही है कि भाई इंसिडेंट रे और कौन कौन, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, पहली चीज, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये है कि साइन आई और साइन आर का रेशियो है वो सेम रहता है। देखो मैं इसको इस तरह से बोलूंगा कि ऐसे याद रखो, एन साइन आई कांस्टेंट रहता है। जैसे कि इसमें अगर लगाना हो तो ऐसे लगा सकते हो कि एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर। और तुमने बचपन में पढ़ा इसी चीज को इस तरह से, एन टू वन करके, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, और ये हो जाता है एन टू अपॉन एन वन, और वो यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा आएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी चीज को अपन बोल देते हैं स्नेल्स लॉ। ये अपना सेकंड लॉ है। जो पहला लॉ तो वो था, जो दूसरा लॉ है वो ये है, ठीक है। ये तुमने पहले भी पढ़ा है, पर पहले इतना डिटेल में नहीं पढ़ा, अब पढ़ोगे। इसको क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। अच्छा तुम्हें याद होगा, आई होप, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, याद है सबको कि भूल गए? कौन बताएगा मुझे क्या होता है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एनीवन? सर साइन Not है the अपन event of अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इसको डिफाइन इस तरह से नहीं किया गया था बेटा। तुमने जब पहली बार पढ़ा था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कुछ और था। क्या था भाई बताओ, और कोई? साइन आई अपॉन साइन आर, तो इसकी वैल्यू आ जाती है, ये स्नेल्स लॉ बताता है। बट ये होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बताओ भाई, बताओ भाई प्रखर, क्या होता है? Sir, speed of light in vacuum or divided by speed of relative light in speed medium. of light. हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सही बोला हर्षित यथार्थ, कि स्पीड ऑफ लाइट इन, ये क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक है। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा, समझ जाना खुद ही, कि एन जो होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन क्या, मीडियम। व्हाट इज दिस, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो डिफाइन करना होगा व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या लिख दोगे, इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई वेलोसिटी, मतलब वही स्पीड ऑफ लाइट, एक ही बात है, यहाँ पे डायरेक्शन से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट, मीडियम। तो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एक रेशियो है। कौन सा रेशियो है, इन दोनों का रेशियो। अच्छा एक बात बताना बेटा, तुमने वेव में हमेशा एक फॉर्मूला देखा होगा, 11th में, 9th में भी पहली बार पढ़ा था ये फॉर्मूला तुमने। क्या था, किसी भी वेव के लिए, और हम बाद में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि लाइट एक वेव भी होती है, वेव ऑप्टिक्स। तो खैर वो बात का डिस्कशन है, बट फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ बस, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि किसी भी वेव की वेलोसिटी जो होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होती है। याद आ रहा है सबको, हाँ या ना, बताओ भाई। 9th में पढ़ा था पहली बार ये फॉर्मूला, 9th क्लास में। अब तुमने पास करी होगी 9th तो याद होगा, अब फर्जी पास करी होगी तो पता नहीं, याद है? बताओ भाई, नहीं याद आ रहा, नहीं पढ़ा, झूठ बोल रहा हूँ मैं, नहीं 9th में तो है ही नहीं। बताओ भाई जल्दी बोलो, 11th में ही हाँ पढ़ा था, सर। 9th छोड़ दो। क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, याद रखना। अब देखो इसमें जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, कि भाई वेव जो लाइट की जो एनर्जी वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। और जब मीडियम चेंज होता है ना, तो ध्यान रखना कि जब मीडियम चेंज होता है फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, व्हेन मीडियम चेंजेस फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। किसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज नहीं होती है, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट।
क्योंकि एक्चुअली जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस यहाँ हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ वाइब्रेशंस यहाँ होंगे, वो चेंज नहीं होती ऑसिलेशन या वाइब्रेशंस, ठीक है, ऑसिलेशंस बेसिकली। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज नहीं होती है और एनर्जी भी बेसिकली सेम रहती है। तो यहाँ से देखो एक इंटरेस्टिंग रिलेशन आता है जो आगे बहुत काम आएगा। अच्छा, यहाँ मैं बताना भूल गया, व्हाट इज N21? N21 इज व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू WRT, मतलब विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये हमारा N21 होता है। तो N2/N1 अपने अब देखा, तो इसको थोड़ा और अच्छे से अपन ऐसे लिख सकते हैं कि N21 इज इक्वल टू N2/N1। अब N2 क्या होता है भाई? N2 अगर लिखना है तो मैं C/V2 लिख सकता हूँ, क्योंकि C/V फॉर्मूला है N का। N1 क्या हो जाएगा? C/V1, C कट जाएगा, ये आ जाएगा V1/V2। और V क्या होता है? F लैम्डा, F क्योंकि सेम है, F सेम है, F लैम्डा 1, F लैम्डा 2, F से F कट गया, जैसे यहाँ C से C कट गया था। तो फाइनल रिजल्ट तुम ये याद रख सकते हो, आगे बहुत काम आएगा। N21 इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू V1/V2, उल्टा प्रोपोर्शनलिटी, और इज इक्वल टू λ1/λ2। आई होप यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, किसी को दिक्कत है तो पूछो। ये रिजल्ट हमको याद रखने हैं। तो ये देख लो सही से, किसी को दिक्कत है तो पूछो। बताओ बेटा, कोई दिक्कत किसी को? बोलो। नहीं है सर। हाँ? नहीं बोलते ही नहीं है। वैसे ही मैं लगातार थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो बहुत बोरिंग होता है, तुम लोग बिल्कुल नहीं बोलोगे तो फिर मैं तो सो ही जाऊंगा पढ़ाते पढ़ाते हैं। ऐसा चाहते सर हो आ तुम? गया समझ। हाँ हो गया ना? आगे बढ़ो फिर मैं। हाँ। ठीक है, ओके देन। रिफ्रैक्शन तुम्हें समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। अच्छा, ये तो पता है सबको कि रेयर से डेंसर जाते हैं तो टुवर्ड्स नॉर्मल घूम जाती है, और इसी का उल्टा डेंसर से रेयर जाते हैं तो अवे फ्रॉम नॉर्मल थोड़ी डेविएट हो जाती है। जानते हैं ना ये बात सब लोग? बताओ भाई। हाँ सर। ठीक है, छोटी सी सिंपल बात है, याद रखना। अब नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, जरा इसको समझते हैं अच्छे से। एक नॉर्मल शिफ्ट, एक लेटरल शिफ्ट, दोनों होते हैं, दोनों को समझेंगे। नॉर्मल शिफ्ट बेटा ये चीज है, एक्चुअली अगर मान लो, अगर हमने ये एक ऐसे बीकर लिया, ठीक है, अब इसके अंदर ये मैंने कुछ लिक्विड भर दिया। अब यहाँ पे कोई एक सिक्का रखा हुआ है, देखना ध्यान से। ऊपर से यहां से मैं आंख से देख रहा हूँ उसको। तुमने नोटिस किया होगा कि पानी के अंदर कोई चीज रखी होती है, उसको जब हम ऊपर से देखते हैं तो थोड़ी सी उठी हुई दिखती है। इसे वही चीज है, ठीक है। क्यों दिखती है उसका एक्सप्लेनेशन अपने यहाँ देखेंगे। और तुमने ये भी देखा होगा, ये नहीं देखा तो, कि पेंसिल अगर रख दे तो पेंसिल टेढ़ी दिखती है, दिखती है ना टेढ़ी? पेंसिल डुबो के रख दो अगर पानी में, भाई याद आ रहा है नहीं आ रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो अब देखो यहाँ से एक रे चली गई सीधी, अब दूसरा क्या हुआ कि एक रे ऐसी टेढ़ी गई। अब देखो ये दोनों बहुत पास में है, पता है असल में ऐसा डायग्राम है, देखो ऐसा, मतलब बहुत पास पास में है दोनों, बहुत ही पास पास, इस तरह से। बट क्योंकि वरना समझ में नहीं आएगा इसलिए इतना मोटा बनाया है। ध्यान रखना, ये हमारी आंख है तो बहुत पास पास में है दोनों, असल में इतना पास है, वही पैराक्सिल वाला लॉजिक, क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा इसलिए। तो यहाँ से लाइट ऐसे डिविएट होगी, रेयर डेंसर से रेयर जा रही है, तो क्या होगा? नॉर्मल से अवे घूम गई, घूम गई भाई, बहुत बढ़िया बात है। अब मेरी आंख, हमारी आंख बेचारी सीधी सादी, उसको थोड़ी पता कि ऐसे घूम गई है। उसको तो लगेगा देखने में कि भैया इमेज यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ था तो उसको देखने में लगेगा कि भैया इमेज यहाँ बनी है। इसी कारण से उसको सिक्का यहाँ पे उठा हुआ ऐसा दिखेगा, और यही होता है रियल लाइफ में। अब जरा एंगल्स की बातें कर लेते हैं। तो एंगल्स की अगर तुम बात करोगे तो देखो ध्यान से, ये वाला एंगल अगर मेरा आई है, दिस, कौन सा वाला? ये अंदर वाला, एक को हम बोल देते हैं आई, एक को बोल देते हैं आर, है ना? तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको आई बोल रहा हूँ और इस वाले को बोल रहा हूँ आर, तो तुम्हें दिख रहा होगा देखो एक वर्टिकली अपोजिट ऐसा, कि ये अगर आई है तो ये आई है, मतलब ये आई है तो ये वाला आई है। और दूसरा भी ध्यान देंगे, ऐसा नॉर्मल है और ऐसा ये रे जा रही थी, इसको प्रोजेक्ट किया पीछे तो ये आर था,
तो ये कंप्लीट एंगल क्या था, आर था, तो यहाँ भी जेड बन रहा है एक, दिस इज आर एंड दिस इज ऑल्सो आर, सो अगेन दिस इज ऑल्सो आर। किसी को दिक्कत है क्या इसमें, किसी किसी बच्चे को? फटाफट से बोल दो, बताओ भाई। नहीं सर। नहीं, बढ़िया। अब मैंने इसको बोल दिया नो एन पॉइंट बोल देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ एम पॉइंट। अब ट्राइंगल देखते हैं। अगर मैं देखूं कौन सा ट्राइंगल, देखो ये डेरिवेशन एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया है पर फिर भी पूछा जाता है ये, है ना। और इसीलिए उस पर क्वेश्चन तो आते ही हैं ऑफ कोर्स, तो इसलिए हमको करना ही है अच्छे से। देखो दो ट्राइंगल में दोनों को बाहर निकाल लिया। एक ट्राइंगल ये वाला छोटा वाला आई एन एम, और दूसरा ट्राइंगल है ये एन एम और ये ओ। तो ये एंगल मैंने बता दिया कि भैया ये आर है, और ये एंगल मैंने बता दिया कि आई है। समझ आ गया मुझे? कैसे समझ आ गया देखो जरा। अच्छा मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं टाइम पास? मैं बेसिकली देख रहा हूँ कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट असल में इतना नीचे था, इसको मैं एच बोलता हूँ, और एच मतलब होता है मेरा रियल डेप्थ। ठीक है। और ये जो मुझे दिख रहा है, मुझे थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, इसको मैं बोलता हूँ एच डैश, और ये मैं बोलता हूँ अपेरेंट डेप्थ। तो थोड़ा सा नॉर्मल डायरेक्शन में, मतलब 90 डिग्री वाली डायरेक्शन में ही वो ऊपर उठ गया, और इस चीज को अपन बोलते हैं शिफ्ट। तो ये ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, तो मैं इनका रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ कि भैया कितना ऊपर उठ गया है। तो इस ट्राइंगल में जैसा कि तुम देख पा रहे हो, एम एन आई ट्राइंगल में मैंने लिखा 10R नियरली इक्वल टू आर। अगेन वही बात, क्यों नियरली इक्वल टू है? क्योंकि नॉर्मल विजन है। कैसा विजन है? नॉर्मल विजन है। नॉर्मल विजन समझते हो कि लाइट जो आ रही है उसको जस्ट डायरेक्टली देख रहे हैं अपन, ऐसा सीधा। तो नॉर्मल विजन है, मतलब जो आई और आर जो एंगल्स हैं ये सब स्मॉल है, और स्मॉल है तो मैं 10R नियरली इक्वल टू आर लिख सकता हूँ। और ये कितना आ गया मेरे यहाँ से, आ गया एम एन डिवाइड बाई एन आई। सिमिलरली ट्राइंगल मैंने लिया कौन सा वाला, कौन सा ये ओ एम एन ओ। तो इसमें क्या हो जाएगा, 10I नियरली इक्वल टू आई इज इक्वल टू आ जाएगा एम एन डिवाइड बाई कितना, एन ओ। सही है भाई, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से तुम डिवाइड कर लो दोनों को। तो जब दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई बाई आर मान लो तुम्हें निकाला, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तुमने 2 डिवाइड बाई 1 कर दिया 2 डिवाइड बाई 1। तो क्या आ गया यहाँ से आ गया आई डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू कितना, एम एन कट गया, और ये नीचे आ जाएगा आई ये वाला, और आर वाला ऊपर आ जाएगा। तो आ गया एन आई डिवाइड बाई एन ओ। अब एन आई था क्या, एन आई बेसिकली मेरा एच डैश था, और एन ओ जो मेरा एच था, तो ये आ गया एच डैश डिवाइड बाई एच। अब क्योंकि एंगल स्मॉल है, तो आई को नियरली इक्वल टू साइन आई में लिख सकता हूँ, और आर को नियरली इक्वल टू साइन आर लिख सकता हूँ। ठीक है। तो यहां से आ गया कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कितना, एच डैश बाई एच। अब ध्यान देंगे बेटा, मान लेते हैं ये एन मेरा क्या है, N1 है, और ये मेरा N2 है। तो यहां से अगर तुम स्नेल्स लॉ लगाओगे तो कौन बताएगा मुझे स्नेल्स लॉ? इस पॉइंट पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ तो उसके हिसाब से क्या इक्वेशन आएगी, कौन बताएगा? जल्दी से बोल दो। स्नेल्स लॉ से मैं क्या लिख सकता हूँ, N1 आई साइन आई में और आर में रिलेशन, फटाफट बता दो, बताओ भाई। समझ में आया क्या पूछ रहा हूँ मैं? स्नेल्स लॉ बताओ लगा के। N1 में, N2 में, साइन आई में, साइन आर में रिलेशन बताओ जल्दी से, क्या है बताओ बेटा, एनीवन? बोलो भाई, हर्षिता, अमीशा, सिद्धार्थ। हाँ बोलो सिद्धार्थ, क्या है बताओ, प्रखर तुम बताओ, क्या रिलेशन आएगा? सर नहीं पता? Sir, N2 by N1 is equal to sin I by sin R. रिपीट करना बेटा एक बार और। N2 upon N1 equal to sin I upon sin R. अच्छा एक मिनट, किसने बोला है, नाम बताना। अमीशा? नहीं, Harshita. हर्षिता। अच्छा ओके, एनीवन एल्स? बोलो भाई, और कोई कुछ कहना चाह रहा है कि यही है फाइनल सबका? बताओ फटाफट से। सिद्धार्थ कुछ बोल रहा है पर आवाज नहीं आ रही उसकी। अ, और कोई? नहीं।
बेटा ये इसमें थोड़ी सी गलती है, इसलिए मैंने बोला था जो बचपन में अपन याद करते थे ना ऐसे 9th क्लास में 10th क्लास में, उस तरह याद नहीं रखना है। कैसे याद रखना है? इस तरह, और हमेशा इस तरह से इक्वेशन लगानी है। कारण बताता हूं क्यों। n1 n2 ये सब बदलते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। हमको देखो ये n2 वाले में मीडियम में एंगल कौन सा बन रहा है? आई बन रहा है जहां रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो तुमको क्या लिखना चाहिए था? तुम्हें लिखना चाहिए था कि n2 sin i, n2 sin i इज इक्वल टू क्या? n2 sin i इज इक्वल टू n1 sin r। ऐसे याद रखो, जिस मीडियम में एंगल है और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का एंगल और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? n1, और एंगल क्या था? r। इस तरह याद रखो। तो यहां से अगर तुम देखोगे तो n2 बाई n1 कितना आ रहा है? साइन r अपॉन साइन आई आ रहा है, उल्टा आ रहा है। समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बार लाइट उल्टी जा रही थी। तो बेसिकली कैसे याद रखना है तुम्हें? इस फॉर्म में याद रखो, वो बचपन की यादें भूल जाओ, इस तरह याद रखोगे तो बेटर रहेगा, वरना गलती होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए बहुत सिंपल याद रखना। कैसे याद रखना है? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ मीडियम में एंगल, जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है तो मीडियम में एंगल क्या है? यहाँ पे आई लिए बोला मैंने, इसको आर बोला। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n1 इंटू साइन आर। बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, आया सर। अब डाल दो इसके अंदर। तो साइन आई अपॉन साइन आर बेसिकली क्या आ गया? उल्टा आ गया, यहाँ से n1 बाई n2 आ गया। तो यहाँ से तुम देख रहे हो n1 बाई n2 आ गया। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो h डैश आ रहा है, h डैश आ रहा है h इंटू n1 बाई n2, इसको मैं लिख सकता हूँ h डैश बराबर h डिवाइड बाई n2 बाई n1। और n2 बाई n1 क्या होता है? n21। तो इसको लिख देंगे h डैश डिवाइड बाई h डिवाइड बाई n21, या सिंपली बहुत बार सिंपल h बाई n लिख देंगे। तो जनरली क्या होता है, अगर वन मीडियम हवा है तो सिंपल h बाई n हो जाएगा। n21 क्या है कि 2 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1। ये रिजल्ट याद रखना है। तो तुम देख सकते हो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो h बाई ये करेंगे तो h छोटा, h डैश थोड़ा छोटा आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आ रहा है। आई होप सबको क्लियर होगा। क्लियर नहीं है तो पूछो, और क्लियर है तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सर। क्लियर है। अब यहाँ पे एक और चीज छोटी सी है, दैट इज शिफ्ट। शिफ्ट नहीं निकाला अभी तक अपन ने, ये तो बता दिया कि शिफ्ट हो गया है, पर ये जो होता है इसको अपन जनरली बोलते हैं शिफ्ट, कि ये नॉर्मल शिफ्ट, कि कितना शिफ्ट हो गया। तो वो निकाल लेते हैं फटाफट से। कि देखो था क्या कि ये बीकर था भैया, ये पानी था, यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट था, तो ये मेरा एच है और बना उसकी इमेज यहाँ बनी उसकी, है ना। तो ये मेरी एच डैश था, तो ये मेरा शिफ्ट है। तो शिफ्ट के लिए क्या करोगे तुम? एच माइनस एच डैश करोगे। अभी निकाला कि एच डैश बराबर क्या आता है? एच बाई एन। यहाँ पे एन क्या चीज है? एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, डी आर मतलब डेंसर और रेयर। और यहाँ पे 2 को डेंसर और 1 को रेयर लिया था मैंने, तो 2 1 लिख दिया था उसको, एक ही बात है। तो एच माइनस एच डैश कितना आ गया? एच डिवाइड बाई एन। तो यहाँ से अगर एच कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस 1 बाई एन, मान लेते हैं शिफ्ट को तुम टी बोलते हो, तो ये टी हमारा नॉर्मल शिफ्ट आ गया। ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आएगा। एच यहाँ पे क्या है? जो भी ये डेप्थ है, और एन यहाँ पे क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आई होप सबको क्लियर होगा। किसी को दिक्कत है तो पूछो। एनीवन? नहीं दिक्कत? क्लियर है बेटा सबको? हाँ सर। है ना। तो चलो फिर बेटा आज के लिए इतने ही रखेंगे, नेक्स्ट टाइम में अपन कंटिन्यू करेंगे इसको। और आई होप 3 लेक्चर में अपन खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, मैं तुम्हें एक शीट भेजूंगा, उसके क्वेश्चन ट्राई करना, बाकी एनसीईआरटी के पीछे के भी रिफ्लेक्शन वाले सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना, और इसकी पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ। ओके बेटा? ओके एवरीवन? हाँ सर।